हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यापारी का व्यापार प्रारंभ और समापन किसके द्वारा होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड इज, यानी कि कभी सोल्ड ट्रेड मर्चेंट ट्रेड का कमेंसमेंट होता है, यानी उसको प्रारंभ करते हैं, और जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा? व्यापारी द्वारा यानी कि ट्रेडर द्वारा, बाय नो रेजोल्यूशन यानी बिना अधिनियम द्वारा, बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा, या बाय लॉ। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापारी द्वारा। एकांकी व्यापारी जब भी अपने व्यापार को स्टैब्लिश करेगा या फिर उस अपने बिजनेस को बंद करेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंड अप या फिर टर्मिनेट करेगा, तो फ्रेंड्स ये उसकी खुद की मर्जी होगी। उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई लॉ हो, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उसके सारे रिस्क, उसके सारे प्रॉफिट उसके ही हैं, तो सारे डिसीजंस भी वो खुद लेगा। उसका जब मन करेगा, जहां मन करेगा वो वहां पर उसको स्टैब्लिश कर सकता है, और उसको अगर मन करेगा कि वो इसको क्लोज कर दे, अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो कभी भी उसको क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी समस्त संपत्तियों को स्वामी होता है और सारा जोखिम उठाता है, यह कथन किसका है? यानी कि सिंगल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल असेट्स एंड टेकल ऑल रिस्क, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं एल एच हेने, चार्ल्स एस टिपेट्स, सी ऑप्शन है सी डब्ल्यू गेस्टनबर्ग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था सी डब्ल्यू गेस्टनबर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस आपके में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का पंजीयन होता है। पंजीयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ रजिस्ट्रेशन से है, तो एकांकी व्यापार यानी सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? अनिवार्य यानी जिसको मैंडेटरी बोलते हैं, सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा, आवश्यक नेसेसरी, आवश्यक नहीं यानी नॉट नेसेसरी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, सरकार जो सोल ट्रेड जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उसकी सारे चीजों को वेयर करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको खुद वेयर करने हैं, तो उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होती है। वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म को चला सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म रन बाय ए, सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स, वन और ऑल पार्टनर्स, सी ऑप्शन है एनी वन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, साझेदारी फर्म को कोई एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर चला सकते हैं। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किस तरह की कंडीशंस लगाई हैं। तो कोई एक पर्सन या तो उस बिजनेस को चला सकता है, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना होता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना क्या है? आवश्यक, मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी या फिर इलीगल? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेसेसरी और मैंडेटरी में बहुत डिफरेंस है। नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक है, यानी कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे तो इस पर्पज से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो। लेकिन मैंडेटरी में यह है कि आपको 100% गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है कि आपको कराना ही है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंडेटरी और नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ठीक से आंसर दीजिएगा, इसलिए मैंने इस दो ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आवश्यक। फ्रेंड्स, इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं। अगर वो कराएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, तो वो उसको लेने के लिए लायबल होगा। अगर वो उसको नहीं मिलेंगे, अगर वो नहीं कराता है, तो वो किसी बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि अ पार्टनर ट्रांसफर देयर राइट्स, एक पार्टनर अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से
सभी साझेदारों की स्वीकृति से, बहुमत से या सरकार की आज्ञा से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों की स्वीकृति से। वो अभी अपनी मर्जी से कभी नहीं करा सकता, ना ही बहुमत से करा सकता कि ये सोचें कि मेजोरिटी मिल गई है वो ट्रांसफर कर देगा, नहीं। अगर बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं एग्री होता तो वहाँ पे वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी पर्सन को वहाँ पे अपनी देनी पड़ेगी कंसेंट कि हाँ वो एग्री हैं, तब वो ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी परमिशन की जरूरत होती है। अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो अपने ट्रांसफर को कोई भी पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कंपनी में संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं, यानी कि इन दी जॉइंट कंपनी दी ऑपरेटर्स आर जॉइंटली कॉल्ड। कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट या जॉइंट कंपनी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोर्ड। जब जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिनको हम संचालक या ऑपरेटर बोलते हैं, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। और ये जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये अपॉइंट किए जाते हैं मेजॉरिटी से, और ये उनके बिहाफ पर काम करते हैं, यानी कि इनको हम एक तरह से उनका शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, कैपिटल कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिफरेंट होती है, एक ही होती है, कम होती है या अधिक होती है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए, डिफरेंट। एक पूंजी वाली कंपनी का अपने सदस्यों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी अलग एंटिटी होती है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, वो हर चीज में अपने सदस्यों से अलग होती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर डिसाइडेड ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब पार्टनर्स के सभी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। हर पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनको टेबल ए फॉलो करनी होती है, जिसमें सभी चीज मेंशंस होती हैं। तो वैसे तो हर कंपनी अपनी एक अलग पार्टनरशिप डीड बनाती है, लेकिन अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वो अपने टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, यानी कि ओनर और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, किस में होता है। सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी संगठन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन के अंदर पार्टनर, ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है, जिसमें कि एजेंट जो होते हैं वो उनके पार्टनर्स कहलाते हैं और पार्टनरशिप फर्म ओनर की तरह काम करती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, या नो वन, यानी कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, या फिर उसके लिए क्या, किस तरह के मेथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। ए, परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, बी, साइंस, सी, आर्ट, या डी, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है।
इकोनॉमिक इवेंट्स की, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की, बोथ ऑफ दीज, या नो वन। तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है दोनों। आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ रेट देखी होगी, नेशनल इनकम देखी होगी। तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है निर्णय है यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजरियल वर्क, बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4 यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है, क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी चीज में आप डिसीजन लेंगे तो वो ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया। आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा, किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सभी निर्णय होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, सभी निर्णय किस तरह के होते हैं। ऑल डिसीजंस आर मेड ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या इंस्ट्रक्शनल। तो बताइए फ्रेंड्स, किस तरह के डिसीजंस होते हैं। इसका राइट आंसर है 3, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिसीजंस जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं। हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा लॉस है, लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहां जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहां प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं हमें नेगेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय यानी द डिमांड फोरकास्ट इज। तो बताइए फ्रेंड, डिमांड फोरकास्ट क्या है। एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल है, करंट सेल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव है। तो हमारी एक डिमांड फोरकास्ट क्या है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। डिमांड फोरकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी। तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की लोच एक कथन है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्टेटमेंट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ द अबव है, या नाइदर ऑफ द अबव है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम डिमांड, अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमें एक परिणाम बताता है। तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है मांग की लोच प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है। नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ द फर्म से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी वो डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है।
ठीक है। और साथ ही साथ बायर्स ग्रुप पे भी, अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं, तो वहां पे क्या होगी, ऑफ कोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वस्तु का मूल्य, अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो अफोर्डेबल है, हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी, डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है पूर्ति से आशय है, यानी सप्लाई मीन, सप्लाई का मतलब क्या होता है, उत्पादित माल की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल, या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आशय है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारी सप्लाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है, यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है, नेचुरल कॉजेस, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शंस में से डिफाइन करना है कि कौन सा आंसर जो है वो हमें ज्यादा लगता है कि ये हाँ ये हो सकता है। देखिए, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी बिल्कुल नहीं हो सकती। तकनीकी विकास, विकास ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेस से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है। क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल कॉजेज वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हमारे ज्यादा निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव या नाइदर ऑफ द अबव। तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है, तो फ्रेंड्स पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस रिडक्शन। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स जब भी हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है
क्योंकि सबको पता होता है कि इस्टेब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो, तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है। तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में, जिससे कि प्रॉफिट हो। तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जो कि है लाभों को बढ़ाने में। व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति। क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है, उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन, यानी कि जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होगा। ऑप्शंस है, मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारा मैक्सिमम होगा। सेकंड है एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम। थर्ड है मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो। एंड डी ऑप्शन है हमारा एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि जब एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल होगा तब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर है मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, तब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ मिथ, यानी कि ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जो कि एक मिथ की तरह कंसिडर की जाती है। ऑलिगोपॉली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपॉली, या इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कंसीडर की जाती है एक मिथ की तरह। इसमें बताया जाता है कि सब चीज बहुत फेवरेबल होंगे, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि सब चीज आपके फेवर में हो, हर कंडीशन आपके अकॉर्डिंग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग मेथड। तो प्राइसिंग मेथड क्या है, सीजनल, कॉस्ट प्लस, प्रमोशनल, या नन ऑफ दिस। बताइए इसमें से जो कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, कॉस्ट प्लस मेथड एक प्राइसिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड हैज द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी डिमांड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम मे बी डिटरमाइंड थ्रू, यानी कि जो नेशनल इनकम है वो किसके थ्रू डिटरमाइन की जाएगी, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्रोडक्टिव अप्रोच, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव तीनों अप्रोच को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट इन केस ऑफ, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हमारे प्रॉफिट को किस केस में इंक्रीज करती है प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में, या ओलिगोपोली में। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी, मोनोपोली में जो हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। क्योंकि फ्रेंड्स मोनोपोली में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर देती हैं। मोनोपोली इन द सेंस वो जो प्राइस रखती हैं मार्केट में, उसी प्राइस पर उनका प्रोडक्ट बिक जाता है। क्योंकि मोनोपोली के अंदर सेलर एक होता है, बायर बहुत सारे होते हैं। तो अगर सेलर एक है तो बायर को अगर वो प्राइस ज्यादा है किसी भी प्रोडक्ट का, तब भी उसको वो प्रोडक्ट उसी से ही खरीदना होगा, क्योंकि किसी और के पास वो अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट जो होता है इंक्रीज करने में बहुत हेल्प मिलती है। टैक्स अथॉरिटीज आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन विंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड, तो आपको बतानी है टू मेन विंग्स हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरी कौन सी है, जुडिशियल है, मैनेजरियल है, एग्जीक्यूटिव या क्लैरिकल है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, जो कि है जुडिशियल। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एग्जेम्पशन लिमिट इन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, यानी हॉस्टल एग्जेम्पशन एक्सपेंडिचर अलाउंस में कितनी एग्जेम्पशन है, 200 पर मंथ, 300 पर मंथ, 400 पर मंथ, या 500 पर मंथ। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, जो कि है 300 पर मंथ। नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज,
यानी कि फार्म हाउस से जो इनकम हो रही है वो किस तरह की इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो कि है एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्ज आर कॉल्ड, यानी ऐसी कौन सी इनकम है जिसपे इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। एग्जेम्पशनल इनकम कहलाती हैं, प्रिविलेज इनकम कहलाती हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम कहलाती हैं, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यानी इनकम अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो कि हमारे आउटसाइड इंडिया से हमें रिसीव हुई है या फिर एक्रू हुई है, तो वो किसके हैंड से वो टैक्सेबल मानी जाएगी। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यानी जो पास्ट की अनटैक्स्ड इनकम है अगर वो इंडिया में लाई गई है तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी। रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, जो कि है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है exempted incomes are defined under section 15 of Income Tax Act, 18 of Income Tax Act, 10 of Income Tax Act and 20 of Income Tax Act। तो फ्रेंड्स अभी आपने एक क्वेश्चन किया है तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है सी, जो कि है 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है इनकम एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आर लिस्टेड अंडर, तो जो एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट होती हैं वो किसके अंदर लिस्ट है, सेक्शन 2, सेक्शन 10, सेक्शन 38 या सेक्शन 80C। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, जो कि है सेक्शन 10। आज की हमारी इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप ग्रांटेड इज, यानी स्कॉलरशिप किस तरह की ग्रांट है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्शली एग्जेम्प्टेड है या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो रिसीव्ड बिल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो प्राप्त बिल है निम्न में से किसका भाग होता है, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का, जर्नल का या फिर फाइनल अकाउंट का। तो फ्रेंड्स प्राप्य बिल जो होते हैं वो हमारे जर्नल का पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है वाई इज गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड क्यों होती है, यानी उसमें रुचि क्यों लेती है। गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द बिजनेस सिचुएशन इन द इकोनॉमी, यानी कि जो सरकार है वो व्यवसायिक स्थिति की जानकारी रखना चाहती है, जानकारी होती है उसको। पॉलिटिकल पार्टीज आर एबल टू कलेक्ट डोनेशंस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो डोनेशन है उसको कलेक्ट कर सकती हैं। फॉर हाई टैक्सेशन के लिए, या फिर फॉर टैक्स असेसमेंट एंड डिफेंस पॉलिसी डिटर्मिनेशन, यानी कि कर निर्धारण या फिर रक्षा नीति निर्धारण हेतु। तो फ्रेंड्स सरकार लेखांकन इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं उनमें इंटरेस्ट इसलिए देती है क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंट्री के अंदर जो बिजनेस है उनकी क्या सिचुएशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाने में उनको हेल्प मिलती है और साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ईजिली वो उसके लिए एक्शंस ले सकती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the amount withdrawal for purchase for personal use by the business owners, यानी कि अगर कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से किसी भी तरह की राशि निकालता है तो उसको लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, द कमीशन, इंटरेस्ट, कैश या फिर विड्रॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में हमारे ड्राइंग्स कहीं भी गिवन नहीं है, तो कमीशन तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और कैश भी नहीं होगा, तो हम इसका राइट आंसर मानेंगे डी, विड्रॉल। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन में आया था तो आपको विड्रॉल ही टिक करना है, क्योंकि आप देख लीजिए वैसे आप सबको पता होगा कि ये ड्राइंग ही है इसका आंसर, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि वो किसी और टर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको वहां पे एलिमिनेशन मेथड से देखना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं
हाउ टू असेस जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो लेखांकन के सामान्य सिद्धांत हैं उसकी परख कैसे की जा सकती है। कॉस्ट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स, लेखांकन के सिद्धांत होते हैं उसका हम परख कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे, यानी कि कोई भी जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी क्या यूटिलिटी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी है कि हम यूटिलिटी के बेसिस पर उसको असेस कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेजर इज प्रिपेयर्ड, यानी कि खाता बही तैयार की जाती है। फ्रॉम परचेज बुक ओनली, यानी कि परचेज बुक से। सेल्स ओनली, सेल्स से। कैश ओनली, कैश से। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जर्नल, यानी कि जो प्रारंभिक लेखे की बहियां और जर्नल से हम पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खाता बही हम तैयार कर सकते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल्स, यानी कि जर्नल से या फिर जो हमारे अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं उनसे हम अपने लेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स, यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग किस पे डिपेंड करती है। नेशनल इनकम पे, एट द एक्सपेंस, ऑन फॉरेन एड, या फिर वी सेविंग। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की कि वो किस पे निर्भर करती है, तो फ्रेंड्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारी निर्भर करती है सेविंग्स पे, कि हम कितना सेव करके चल रहे हैं, क्योंकि सेव करेंगे तभी हमारी कैपिटल फॉर्मेट होगी, उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंटेन्स द वर्ड अटेनमेंट, अटेनमेंट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है या फिर उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित हैं। ओनली कॉमर्शियल क्रेडिटर्स, यानी कि केवल व्यापारिक लेनदार। ट्रेडर्स डेटर्स ओनली, यानी कि केवल व्यापारिक देनदार। कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसीवेबल्स, यानी कि व्यापारिक देनदार एवं प्राप्य बिल। या फिर ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बिल पेएबल, यानी कि व्यापारिक लेनदार एवं देय बिल। तो फ्रेंड्स, पैपे की हम बात करें तो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसीवेबल बिल्स, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी देनदार होगा तो वो हमें पैसा देगा, तो प्राप्य हमारे पास आएंगी। और अगर कोई बिल्स होगा रिसीव जो हमने किया है तो उससे भी हमारी जो है अटेनमेंट होगा, यानी कि हमारे पास कुछ हम रिसीव करेंगे उनसे। तो ये दोनों ही चीजों को अटेनमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस व्हाट टू डू, यानी कि इनमें से कौन हमें निर्धारित करेगा कि हमें क्या करना है। हमारी पॉलिसीज, हमारा व्यू डिजाइन, प्रोसीजर, या फिर एक ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है ये हमें निर्धारण करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही हमें एक आउटलाइन मिल जाएगी कि हमारे ये ऑब्जेक्ट है, अब हमें इस वे में चलना है, हमें इसको टारगेट करना है, इसको अचीव करना है। तो अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर पता होंगे तो हमें सारी चीजें पता होंगी कि हमें क्या कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। तो आपको पता है आपको क्लियर करना है, इसलिए आप ये वीडियो देखोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। तो क्या है, आपको आपका उद्देश्य पता है, उसके अकॉर्डिंग आप वो काम कर रहे हो, यानी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि निम्न में से व्यक्तिगत खाता है। बिल्डिंग अकाउंट, पे अकाउंट, गुड्स अकाउंट, या फिर कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, अगर हम व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाते में वो खाते आते हैं जो कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर व्यक्ति द्वारा बनाए गए होते हैं या फिर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है कैपिटल अकाउंट, ये हमारा क्रिएट किया गया है और ये एक व्यक्ति को बता रहा है या एक संस्था को बता रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रीपेड इनकम रिसीव्ड आर, यानी कि जो प्रीपेड इनकम है वो रिसीव्ड की गई है तो वो किस तरह की होती है। एक प्रॉपर्टी की तरह है, एक इनकम की तरह है, एक ऑब्लिगेशंस की तरह है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रीपेड इनकम की बात करते हैं तो ये एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक दायित्व होती है हमारे लिए कि अब हमने इसको रिसीव कर लिया है एडवांस में, अब हमें इसके लिए ड्यूटी परफॉर्म करनी है। यानी कि कोई भी आपने इनकम रिसीव की है, आपने इनकम तो रिसीव कर ली लेकिन उसके बिहाफ पर आपने कोई काम अभी नहीं किया है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपको वो काम करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, जो कैश अकाउंट है वो हमारा किससे अफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन है कैश पेमेंट टू। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि जो हमने कैश पेमेंट करेंगे वो होगा हमारा क्रेडिटर को, ठीक है। तो कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश सेल या फिर कैश फ्रॉम डेटर्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो कैश होगा जो हमारा अफेक्टेड नहीं होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव से। हमने किसी भी तरह की डिस्काउंट रिसीव किया है तो उससे हमारे कैश को किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा वो हमारा। जबकि अगर कोई लेनदार यहाँ पे पेमेंट कर रहा है तो उससे अफेक्ट होगा। हमने लेनदारों को कोई पेमेंट किया है, नगद बिक्री या फिर देनदारों से कोई माल प्राप्त किया है, उससे हमारा अफेक्ट होगा, लेकिन हमारा डिस्काउंट से कोई अफेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है पेटेंट राइट्स। पेटेंट जो है वो अधिकार है कौन सा, रियल अकाउंट का या फिर पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल लेजर या फिर ऑल दीज। तो फ्रेंड्स जो हमारे पेटेंट होता है वो हमारा पार्ट होता है हमारे रियल अकाउंट का, यानी कि वास्तविक खाते का। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली पर्सन अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर शोन, यानी कि केवल पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट शो किए जाएंगे। तो कहाँ शो किए जाएंगे, इन द ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में, इन फाइनल अकाउंट यानी कि आर्थिक चिट्ठे में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स अगर हम पर्सनल एंड रियल अकाउंट की बात करें तो ये सारे हमारे शो किए जाते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैज एन इफेक्ट, यानी कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव पड़ता है। तो कितनी जगह पड़ता है, 3 साइड, 4 साइड, 2 साइड या फिर 5 साइड। तो फ्रेंड्स अगर हम लेनदारों की यहाँ पे बात करें वो सॉरी किसी भी लेन देन की बात करें कि कहाँ कहाँ उनका फर्क पड़ता है, तो वो पड़ता है 2 साइड, वो क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बेसिक रूल है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनकी 2 साइड होंगी, एक डेबिट साइड होगी एक क्रेडिट साइड होगी। वन साइड ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं होगा, ना ही वो वैलिड माना जाएगा। तो ट्रांजेक्शन्स सभी ट्रांजेक्शन्स के 2 साइड होंगे। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड, यानी कि जो इंस्टॉलेशन किया गया है न्यू मशीन का वो डेबिट होगा। इन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में, मशीन अकाउंट यानी मशीन खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो भी हमारा इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें, स्थापना व्यय में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई नई मशीन को हमने स्टैब्लिश किया है और उसका जो अमाउंट है वो कहाँ डेबिट किया जाएगा, तो फ्रेंड्स वो मशीन अकाउंट में किया जाएगा, क्योंकि उसका जो अमाउंट है स्टैब्लिशमेंट का उसको मशीन अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है मशीन के प्राइस के साथ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का क्या उद्देश्य है। यूटिलिटी जनरेशन यानी कि उपयोगिता सृजन, मेकिंग अ प्रॉफिट लाभ कमाना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व या फिर फुलफिलमेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। यानी कि आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो लेकिन साथ में आप सर्विस भी अच्छी दे रहे हो अपनी सोसाइटी को। तो फ्रेंड्स अगर हम बिजनेस के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी यूटिलिटी क्रिएट करना ये उद्देश्य है, लेकिन हमने ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं कह सकते, जबकि ऑप्शंस में हमारे प्राइमरी उद्देश्य भी दिए हुए हैं, तो ये नहीं होगा। मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं बनाना, ये तो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हो। और अगर हम सिर्फ सर्विस की बात करें तो वो भी नहीं है, क्योंकि हर पर्सन बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ना तो आप प्रॉफिट अर्न करें, ना ही आप पूरी तरह से आप सर्विस बेस्ड हो। आप ऐसा करें कि सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड हो सके और आपको भी प्रॉफिट अर्न हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सर्विस की भी बात करता है, यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की और साथ ही साथ प्रॉफिट बनाने की भी बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वो हमारा किससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है। इससे अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
तो आपको दो याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए दो की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री से। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से रिलेटेड है, एंड हमारा जो इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से पूरे हैं 22 या 21 तक हैं। तो आप इनको बस याद कर लीजिए कि ये किससे किससे रिलेटेड है, बस इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है ये हमारा कब आया था, 1951, 55, 59 या फिर 49 में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है वो हमारा आया था 1949 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पूरी तरह से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था 49 में। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो इश्यू किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा वो कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री तो देखिए ये तो आपको पता ही चल गया 2 है। डेप्रिसिएशन ये भी मैंने आपको बता दिया 6। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसमें से बताना है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, देखिए नहीं तो आप सीरियल वाइज इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। फर्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन, 7 कंस्ट्रक्शन, 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 9 क्या हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited to। अब एक proprietor है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है तो वो उसमें वहां पर क्रेडिट कौन सी आइटम की जाएगी या फिर कौन सा अकाउंट किया जाएगा, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है उसके विड्रॉल से रिलेटेड है। तो देखिए जो स्टॉक अकाउंट है यानी कि जो विड्रॉल करेगा वो उसके पास कभी ना कभी स्टॉक में रखा रहा होगा, वो वही उसको क्या करेगा वहां से पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, इसलिए स्टॉक अकाउंट किया जाएगा। परचेज नहीं कर सकती क्योंकि हमें नहीं पता जो स्टॉक वो निकाल रहा है या फिर जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो परचेज से निकाल रहा है। सेल्स भी नहीं आ सकता क्योंकि सेल्स अकाउंट तब आएगा जब वो कुछ सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करेगा। सप्लायर्स भी नहीं हो सकता। स्टॉक इसलिए होगा क्योंकि वो कुछ माल उसके बिजनेस में रखा हुआ है एज अ स्टॉक, वो वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं प्रोटेक्ट करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे काम करना। लेकिन क्या काम नहीं होता, जो भी रिजल्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करना इसका काम नहीं होता। इसका काम होता है अकाउंटिंग का सिर्फ रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उनका मेंटेनेंस देखना सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं, जो भी रूल्स प्रोवाइड किए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड करना, और जो भी प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट आर करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कौन सा हमारा करंट लाइबिलिटी का गठन नहीं है, बिल्स पेबल, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। तो देखिए करंट लाइबिलिटी जो होती है वो लाइबिलिटी होती है जो कि आपको 1 साल के अंदर पे ऑफ करना होता है, और करंट लाइबिलिटी का मतलब ही यही है कि कम से कम यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपको इसका पेमेंट करना है। तो देखिए बिल्स पेबल ये होते हैं हमारे 1 ईयर के,
1 ईयर तक के। ट्रेड क्रेडिटर्स, ये भी हमारे करंट लायबिलिटी का पार्ट है, इनकी टाइम पीरियड भी 1 ईयर से कम का होता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स, इसका भी टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर से कम का होता है। अब यहाँ पे जो ज्यादा है वो है कंटिजेंट लायबिलिटी, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, आकस्मिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंटिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि इसका हमें कोई पता नहीं होता कि ये लायबिलिटी हमारी है भी या नहीं भी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 1 साल की है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, हो सकता है नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई भी टाइम पीरियड नहीं बता के चल सकते कि ये 1 साल का है, 2 साल का है, कितने साल का है, जबकि इनका टाइम पीरियड हम सबको पता है कि ये 1 साल के अंदर तक के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ बिजनेस नेट असेट्स ऑन January 1, यानी कि January 1 पर एक बिजनेस के अंदर जो नेट असेट्स थी वो 6,000 रुपए की थी, और 31 जनवरी पर वो उन रुपीज 7,500 की थी, ठीक है, दो थी। इफ ही द विड्रॉल्स ऑफ द ओनर ड्यूरिंग जनवरी आर रुपीज 1,000, अब वो जनवरी के टाइम पीरियड के अंदर वो 1,000 रुपए निकाल लेता है अगर कोई उस कंपनी का ओनर, तो नेट इनकम जनवरी की क्या होगी, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे निकाल के चलिए, 31 जैन को उसके पास कितनी संपत्ति थी, 7,500, कितनी एसेट थी, 7,500 की, उसने विड्रॉल किए 1,000, तो विड्रॉल हमेशा ऐड होते हैं, तो 1,000 आपने ऐड कर दिए, कितने हो गए ये हमारे 8,500 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, और 1 जनवरी को उसकी कितनी थी असेट्स जो थी, यानी कि जो ओपनिंग थी वो थी हमारी 6,000 रुपए की, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। अब 6,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको कितना बचा, 2,500। तो ये 2,500 जो है जनवरी माह की जो है वो शुद्ध आय होगी, क्योंकि 6,000 तो पहले का ऐड था तो हमें माइनस करना पड़ा, और 1,000 उसने निकाल लिया, निकाला किस में से, इसी में से निकाला होगा, इसलिए वो 1,000 ऐड करा है। लास्ट रिमेनिंग जो बचे 2,500, 2,500 उसकी नेट इनकम है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा लंबे क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते जिसमें आपकी लंबी कैलकुलेशन हो। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये स्टेटमेंट बताने हैं कि यहाँ पे जो रीजन है वो सही है या नहीं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो अकाउंटिंग है क्या वो बिजनेस की लैंग्वेज है। रीजन है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है। तो देखिए अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वो उसकी लैंग्वेज है, तभी तो वो उसको प्रोवाइड कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग रीजन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, बोथ ए and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A is true but R is false, and A is false but R is true. अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के लैंग्वेज होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लैंग्वेज है, तभी तो उस लैंग्वेज के थ्रू वो बता रहा है एक बिजनेसमैन को कि उसको क्या क्या चाहिए या फिर कौन कौन सी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग जो रीजन दिया हुआ है बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि कंपनीज एक्ट जो है वो इनफोर्स में कब आया, 1932 में, 1956 में, 1972 में, या 1916 में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956। 1932, 1972 एंड 1962 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स जो वो मिनिमम नंबर जो है पर्सन की वो कितने होने चाहिए, 7, 2, 20 एंड 50। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए मैम नंबर्स, तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं या मैनेजर होते हैं? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है? फ्रेंड्स आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है, जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं, जैसे कि वेजेस। अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जो भी हमारा जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, वाई कन्वर्टिंग इन शेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा?
तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो, तो वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों का शोधन होता है, यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए कैश में, बी बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इश्यू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है, यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा। First, to eliminate the capital loss. Second, in order to eliminate past losses. Third, to eliminate future losses. या D, none of the is. तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। ए कैपिटल रिजर्व, बी सीक्रेट रिजर्व, सी है बी सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व, एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस हेड में उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड सिक्योर्ड लोन। तो बताइए फ्रेंड्स जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व आ रहा है इंडिकेशन, यानी कि हम इसको रिजर्व एंड प्रोविजंस हेड में इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है, यानी प्रारंभिक व्यय को अगर तलपट में वो शो किए गए हैं तो अंतिम खाते में वो हम कहाँ दिखाएंगे। ए ट्रेडिंग अकाउंट में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है डी, चिट्ठी के दायित्व संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे, ये हम एक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स जो 14 जो क्वेश्चन था उसका मेन रीजन एसेट साइड में दिखाने का यह भी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम एक बार में उसको पीएनएल में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर हमने एक बार में पीएनएल में डाल दिया तो वहां पर जो हमारा बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट आ रहा होगा, या फिर जो हमारे पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ा जाएगी, तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको हम एक तरह से एसेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं और धीरे धीरे हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है, यानी नॉमिनल एसेट्स इंक्लूड की जाती हैं। ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, अंडरराइटिंग कमीशन में, सी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, या डी उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी।
फ्रेंड्स, ये सारे हाइड आप जानते होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करवाना, किसी बड़े एडवर्टाइजमेंट को करवाना, या फिर जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम जब हम बहुत लार्ज एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ली है, स्टैब्लिश करवाई है उसे, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया है अपनी कंपनी का, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होते हैं जो अंडर राइटर्स को दिए जाते हैं। अंडर राइटर्स वो पर्सन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक बैंक, कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। अंडर राइटर ये एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कंपनी को, या फिर ये इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर वो कंपनी अपने इश्यू करती है शेयर को और वो 90% अगर पब्लिक उनको नहीं परचेस करती है, तो जितने भी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स उसको परचेस कर लेंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर कि अगर आपके पूरे मार्केट में वो सेल नहीं हुए तो उनको हम परचेस कर लेंगे। तो इस बिहाफ पर जब उनको इस तरह का एक कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं हम अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंस। अगर हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करवाया है, किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर वो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये सारे नॉमिनल एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। 4 पॉइंट्स विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इन 4 पॉइंट में से आपको ये बताना है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हिंदी वाले क्वेश्चंस यहाँ पर है, 4 बिंदुओं में से एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये बतानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट यानी कि मनी जिसमें इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी से मनी के बारे में उसमें बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस प्रोडक्शन है, सोशल सर्विस है, प्रोफेशनल एंड ट्रेडिंग एंड गुड्स है। तो आप इजीली बता सकते हैं, देखिए प्रोडक्शन में भी मनी की बात होगी, ठीक है, प्रोफेशनल में भी मनी की बात होगी, क्योंकि कोई भी अपनी प्रोफेशनल सर्विस देगा तो वहाँ पर वो उसके बदले में क्या लेगा, आपसे मनी लेगा। ट्रेडिंग एंड गुड्स, जब हम गुड्स में ट्रेड करेंगे तब भी हमारे यहाँ पे मनी की बात की जाएगी। अब क्या बचा हमारा सोशल सर्विस, तो फ्रेंड्स नाम से ही है कि यहाँ पे सर्विस की जा रही है, तो यहाँ पे मनी की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट बात की गई है, नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, आई होप सबका यहाँ पे आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन ये हमारा क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस एक्टिविटी है। अब यहाँ पे कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो है ये वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। अब इसमें से कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक है आपको ये बताने हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ और सेल, रिस्क एलिमेंट, और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स आपने करेक्टरिस्टिक अगर बिजनेस की पढ़ी है या फिर आपको मीनिंग में बताया तो आप इजीली बता सकते हैं। बिजनेस की एक्टिविटीज़ में आता है, प्रोडक्शन की बात की जाती है, एक्सचेंज और सेल की बात की जाती है, प्रॉफिट मेकिंग की बात की जाती है, ठीक है, और रिस्क एलिमेंट की बात की जाती है। बिजनेस के लिए रिस्क एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही रिस्क से होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम जो भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, तो रिस्क एलिमेंट को लेकर ही उसको स्टार्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही एलिमेंट हमारे बिजनेस करेक्टरिस्टिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री। तो आपको इंडस्ट्री बतानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाती है, मतलब उसमें लेयर्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट वो आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं।
अब यहाँ पे ऑयल रिफाइंड एंड शुगर मिल की बात की गई है, तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी नहीं है, इसमें क्या होता है जो हमारे शुगर केन होते हैं उससे शुगर बनाई जाती है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, सेकंड प्रोसेस हो गई, सेकंड पार्ट हो गया, इसलिए ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। अब नीचे यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रखा है टर्टियरी। तो फ्रेंड्स टर्टियरी का अगर हम यहाँ पे मीनिंग आपको बताएं तो टर्टियरी का मतलब होता है जब हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो सारी इंडस्ट्री हमारी टर्टियरी में आते हैं, जैसे कि तृतीयक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 जो है माध्यमिक, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। अब हमें वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जो कि ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और माइनिंग। तो फ्रेंड्स आपने ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा, तो एड्स टू ट्रेड यानी कि जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए उसमें था बैंकिंग था, वेयर हाउस था, इंश्योरेंस था, और साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी क्या है, हमें ट्रेड को करने में हमें हेल्प करते हैं, लेकिन माइनिंग हमारी कहीं भी हेल्प नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी नहीं थी हिंदी, सॉरी, लेकिन आपको बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्ल्ड। यानी कि ऐसी कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें हमारी जो सैलरी है और वेजेस है वो हमारे दी जाती है और उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स सैलरी और वेजेस हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस की इन टर्म यूज़ करते हैं, और प्रोफेशन में बात की जाती है चार्जेस, क्या सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है, फीस क्या है, इन वर्ड्स की यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है बिजनेस रिस्क का पार्ट नहीं है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट्स या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी होती है तो वो बिजनेस का ही पार्ट है, क्योंकि वो बिजनेस को ही बेयर करना है। इफिशिएंट मैनेजमेंट भी बिजनेस रिस्क का ही पार्ट होता है, राइट्स भी बिजनेस रिस्क का पार्ट होता है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो ये बिजनेस रिस्क ना होकर ये पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज। अब किस बिजनेस के अंदर जो हमारी सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ हैं वो कैटेगराइज की जाती हैं, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या फिर टर्टियरी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं, जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो हमारी किसका पार्ट होती हैं, सपोर्ट सर्विस हमारी हमेशा पार्ट होंगी यहाँ पर टर्टियरी सर्विसेज का, क्योंकि यहाँ पे सर्विस की बात करें, जबकि सेकेंडरी में हमारी जो जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होती हैं, जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया या फिर हमारे माइनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेकेंडरी में आती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, ठीक है, और कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हमारी वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं या फिर उनका ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन बिजनेस वाई इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में बिजनेस प्रॉफिट बनाना क्यों जरूरी होता है, इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर, या फिर इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हम इसलिए भी अर्न करते हैं या फिर कमाते हैं बिजनेस के अंदर कि ये इन्वेस्टर को रिटर्न देने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उसी से इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहीं और ब्रांच ओपन करनी है, कोई बिजनेस में हमें प्लांट लगाना है, ये सब एक्सटेंशन के लिए भी हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होगा तो अपने बिजनेस में हम इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, फिर हमें फर्दर लोन लेना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए एक रिस्क का पार्ट हो जाएगा। थर्ड है इट इंक्रीज दी रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी की ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, या फिर हम ईयर बाय ईयर कहें वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये रेपुटेशन इंक्रीज करेगा। उससे ये होगा इन्वेस्टर के माइंड में कि हाँ इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा जाता है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो देन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड,
थर्ड है फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, एंड फोर्थ है ट्रेडर सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे याद रखिए फॉल्स की बात की गई है, तो देखिए फॉल्स यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बात करें फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल्स बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये सेम कंट्री में ट्रेड इसका नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजरल फंक्शंस पूरे याद होंगे, देखिए कौन कौन से होते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। पोस्ट, कॉर्ब, ठीक है, ये हमारे पोस्ट कॉर्ब है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ यानी कंट्रोल, आर से होता है रिपोर्टिंग एंड बी से होता है बजटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा आप थ्योरी पर भी फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पहले आप हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए इस क्वेश्चंस को। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो किसका पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपने ये ऑप्शंस देख लिए हैं, अब एक बार आप इस क्वेश्चंस को हिंदी में भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स पॉलिसी फॉर्मेशन का पार्ट जो होता है वो हमारा टॉप लेवल का काम होता है, और उस पॉलिसी फॉर्मेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और करवाना है ये मिडिल लेवल का काम होता है, और उसको किस तरह से अगर हम कहें कि बॉटम पर उसका काम करना है वो हमारा लोअर लेवल का काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आंसर आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये शीर्ष स्तर के प्रबंधक यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट हमारा किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये बहुत सिंपल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा। इसका जो आंसर है वो होगा सी, बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मेंशन आइटम डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। अब इसमें से कौन सा स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है, तो फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो देख फंक्शनल जो होता है वो फंक्शन के बेसिस पे काम करता है, डिविजनल हमारा डिवीजन के बेसिस पे काम करता है जिस हिसाब से हमने अपने बिजनेस का डिवीजन किया है, और फॉर्मल हमारा फॉर्मली वर्क करता है। जबकि यहाँ पे स्केलर चेन जो नहीं फॉलो करता है वो है ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम विच स्कॉलर, यानी कि ऐसा कौन सा स्कॉलर है जिसने कहा था कि बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट ट्रेड इज हेल्ड, यानी कि बुक कीपिंग वह नींव है जिसपे वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है, ये किसने कहा था। ऑप्शंस है बीजी बीक्री, मेनहार, ओल्ड कैसल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बीजी बीक्री। बीजी बीक्री ने कहा था, और फ्रेंड्स ये फेमस स्टेटमेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि यही स्टेटमेंट से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सपोज टू स्टार्ट बुक कीपिंग, यानी कि जो बुक कीपिंग है उसको किसने स्टार्ट किया था या उसका प्रारंभकर्ता कौन था। ऑप्शंस हैं बीजी बीक्री, लुकस पैसियोली, ओटकेसर या फिर मैना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होगा जो बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था ल्यूकस पैसियोली ने, ठीक है। ल्यूकस पैसियोली के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसका थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, कौन थे ये, कहाँ इनका बर्थ था और कौन सी बुक लिखी थी, इन सब चीज के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग के बेसिस पर जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक्स को क्या कहते हैं, अंकेक्षक यानी कि ऑडिट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम अपने सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो उससे कहा जाता है बुक कीपिंग यानी कि पुस्त पालन। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what name is given to the method of authority and classifying the model form of deals and events of financial nature and making subtitle, यानी कि जो भी हम अपने लेखे करते हैं या वित्तीय सौदों का जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उनकी जो विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, ऑडिट या फिर अकाउंटिंग वर्क या कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है अकाउंटिंग वर्क यानी कि लेखा कर्म। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग मीन्स। अब बुक कीपिंग क्या है, यानी कि पुस्तपालन का अर्थ।
बुक कीपिंग बुक्स यानी कि बुक्स को रखना, कीपिंग बुक्स इन ऑफिस या फिर कीपिंग बिजनेस अकाउंट्स इन बुक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो बुक कीपिंग का यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका मतलब होता है जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको बुक में रखना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फादर का क्या नाम है? लुकस पैसियोली, हेनरी फ्यूड, एडमिन स्मिथ या फिर हेनरी फ्यूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें डबल अकाउंटिंग सिस्टम की तो इसके फादर कहे जाते हैं हमारे, आप बताइए, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसके फादर कहे जाते हैं लुकस पैसियोली। ठीक है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the name of the book written by Lucas Pacioli? Lucas Pacioli द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम है? यानी कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एलिमेंट्स, द कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर बुक भी आ गई, मैंने अभी आपको बताया था कि बुक के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है द कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये लुकस पैसियोली द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैड इट्स फॉर्म। यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आप सबको पता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें जो रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजेक्शन्स वो 2 तरह से किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सभी ट्रांजेक्शन्स का डेबिट होता है और क्रेडिट भी होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट या फिर ट्रायल बैलेंस। ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा जर्नल और इसमें हमारा लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द अमाउंट from which the question is from which the business is started। यानी कि उस जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिस अमाउंट से, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है? कैश, कैपिटल, असेट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम किसी भी जो भी राशि हम अपने बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस में लगाई हुई राशि हमारी कैपिटल कहलाती है। कहते हैं ना कि हमने अपने इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर उसमें सब डिवाइडेशन होता है उसका, जैसे कि ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो अलग फॉर्मेट है। लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम जो भी उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये सारे आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं, बेसिक हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम में बेसिक नॉलेज भी आपकी जज की जाती है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फादर ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम लुकस पैसियोली बॉर्न। यानी कि जो लुकस पैसियोली अकाउंटिंग के फादर हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम के, तो ये कहाँ पे बॉर्न या फिर कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इटली, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन। इनके बारे में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिए। इनका जन्म हुआ था इटली में, ये इटली के निवासी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्काउंट गिविंग टू इंक्रीज सेल। यानी कि अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए किस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं तो उसके समय जो हमें डिस्काउंट देते हैं वो देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेन पर्पस ही होता है डिस्काउंट देना, और यहाँ पे एक जो कैश इंक्रीज करना सेल को, और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जल्द से जल्द हम अपना पेमेंट ले लें कस्टमर से, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एजम्पशन विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन दी बुक्स। अब वो कौन सी एजम्पशन है या जिसको हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं? कैश डिस्काउंट, रिबेट ऑन क्रेडिटर्स, ट्रेड डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हम अपनी बुक के अंदर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्काउंट गिविंग फॉर अर्ली पेमेंट इज कॉल्ड। अब वो कौन सा डिस्काउंट है जो कि अर्ली पेमेंट देने के लिए, शीघ्र भुगतान करने के लिए दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ बिजनेस एंड कैश डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश डिस्काउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is called the amount or goods the trader extracts the personal use for in business। अब वो ऐसा कौन सा यहाँ पर व्यक्तिगत यूज के लिए जो माल निकाल रहा है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहा जाता है? द लोन, फाइनेंस, ड्राइंग्स या फिर कैश? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कैश। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज विड्रॉल फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें निम्न में से ये चूज करना है कि विड्रॉल यानी कि आहरण कौन सा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइंग की, आपको पता होगा ड्राइंग वो एक्सपेंस होता है जो कि हम अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। ये एक लायबिलिटी की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनमें से अगर हम बात करें घरेलू व्यय या फिर जीवन बीमा निगम, आयकर, इनमें से कोई भी हमारा ड्राइंग का एग्जाम्पल नहीं है। घरेलू व्यय यानी कि घर में किए गए एक्सपेंस, इसमें ये नहीं आ रहा निकल के कि उसने बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट निकाला है, ठीक है। और इनकम टैक्स और जीवन बीमा ये तो उसके बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम विच इज यूज बाय द मर्चेंट इज कॉल्ड। अब ऐसा आइटम जो कि मर्चेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? गुड्स, असेट्स, लायबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर गुड्स जो है वो यूज किया जाता है मर्चेंट के द्वारा। जो भी पर्सन अपने बिजनेस में जो भी जिसका वो बिजनेस कर रहा है उसके पर्पज से वो कोई भी सामान खरीदता है, तो वो जिसका बिजनेस करता है वो सामान उसके लिए माल कहलाता है, यानी कि गुड्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाई व्हाट नेम डू यू नो द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द बोर्ड। यानी कि यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा, ठीक है। यानी कि ट्रायल बैलेंस में जब ट्रायल बैलेंस पूरा बना होता है उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में अगर हमारा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दी होती हैं तो वो हम किस नाम से जानते हैं? जर्नल, एडजस्टमेंट, लेजर या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये हमारी कहलाती हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो लिखी होती हैं उनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो कि बाद में हम उनकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is named in accounting the reduction in value of permanent property by its constant use। यानी कि कोई भी जो हमारी स्थायी संपत्ति परमानेंट या फिक्स असेट जो है उसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और उसकी कंटिन्यूशन यूज करने से उसके जो मूल्य है उसमें कमी आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ड्राइंग, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, by what name do you know the amount withdrawal from the business for personal use by the owner of the business। यानी कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन ए ड्राइंग्स, उसको ड्राइंग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन ये चैप्टर वाइज हैं तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड फॉर। यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो कहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर फाइनल अकाउंट। तो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा फाइनल अकाउंट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम बैलेंस शीट भी फ्रेंड्स लिख लिए। फाइनल अकाउंट तो सभी हो जाएंगे लेकिन ये स्पेशली बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको कहाँ अकाउंट करते हैं या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट जिसको बैलेंस शीट भी बोलेंगे, या फिर कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर वो अंदर दिया होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ प्रोविजन, यानी कि क्या प्रोविजन है?
जर्नल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर नन ऑफ दी। इन सब के बारे में आप जानते होंगे। जर्नल रिजर्व वो होता है जो कि किसी भी इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता, बस इसको क्रिएट कर दिया जाता है जिस भी तरह की ज़रूरत होती है तो यहाँ से इसको स्पेंड कर लेते हैं अमाउंट को। स्पेशल रिजर्व किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है कि हमें ये चीज़ जैसे कि प्लांट में यूज़ करना है या फिर रिपेयरिंग में यूज़ करना है, किसी पर्टिकुलर पर्पस से या फिर डिविडेंड देने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे रिजर्व्स हैं, तो इसमें प्रोविजन जो है वो हमारा क्या है, तो प्रोविजन हमारा स्पेशल रिजर्व कहलाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, if a transaction is omitted from accounting in the journal, what is this inaccuracy? यानी कि अगर कोई भी अकाउंटिंग करने से हमारी रह गया, यानी कि जर्नल में हम कोई भी एंट्री है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, तो वो किस तरह की हमारी गलती कहलाती है। तो देखिए ऑप्शंस में यहाँ है एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर्स इन पोस्टिंग, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है किसी भी तरह से, तो ये पूरी तरह से छूटी हुई गलती है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the suspense account is written on the debtor side of the board, in which account it is authored? यानी कि अगर सस्पेंस अकाउंट में जो सस्पेंस अकाउंट है वो तलपट के ऋणी पक्ष की ओर लिखा हुआ है, यानी कि हमारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड इन बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा हमारा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, यानी कि असेट साइड में लिखेंगे हम बैलेंस शीट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी एक्यूरेसी जिसमें दो खातों में यानी कि दो अकाउंट में हम साइमल्टेनियसली उसको रिकॉर्ड करने से हमारी रह गई है, तो क्या कहलाती है? वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ये नाम से ही आप समझ रहे हैं कितने अकाउंट टू अकाउंट्स में करने से रह गई है, तो ये हमारी टू साइडेड एरर कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट इज कॉल्ड, यानी कि एक अकाउंट से वो करने से रह गई है हमारी एंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है वन अकाउंट में करने से रह गई है, तो इसको वन साइडेड एरर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनएक्यूरेसी इज करेक्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट द्वारा कौन सी अशुद्धि हम ठीक करते हैं? कंप्लीट एरर, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता है सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है, पर्पस क्या होता है। देखिए सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है, कई बार हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है, जब हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा सभी तरह की एंट्रीज हो गई हैं, फिर भी हमारा अमाउंट वो नहीं बैलेंस मिल पाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो हम वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल के जो भी बैलेंस रिमेनिंग होता है वो वहाँ पे शो कर देते हैं, जिससे कि बाद में अगर हमें कोई एंट्री ऐसी दिखे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे जिसमें हम पता चले कि हमें ये एंट्री नहीं की है, तो हम डायरेक्ट उसको उसमें मेंशन कर पाएं। तो यानी कि ये किस तरह की गलती हो गई? वन साइड की एरर है, तो इसलिए यहाँ पर वन साइड एरर को ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What is the name of the method of first come first out, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो हमारा मेथड है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? लीफो मेथड, फीफो मेथड, मीफो मेथड या फिर हिफो मेथड। तो देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है लीफो। लीफो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीफो, हीफो, इस तरह से इनकी सारी फुल फॉर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या हो गया? ऑप्शन 2, जिसको बोलते हैं फीफो मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ लास्ट कम फर्स्ट आउट। लास्ट कम फर्स्ट आउट का मतलब देखिए नाम से डायरेक्ट पता चल रहा है, ये हमारा हो गया लीफो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है, एट हुज रिस्क इज द एजेंट सेलिंग गुड्स इन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो हमारा माल बेचा जाता है वो जोखिम जो है वो किस के ऊपर दिया जाता है?
बायर्स के ऊपर, ओनर्स के ऊपर, एजेंट के ऊपर या फिर ऑल अबव। तो ये ओनर्स के ऊपर सारा जोखिम होता है, यानी कि जो भी रिस्क होगा वो ओनर उसको बियर करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट से क्वेश्चन है, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट किए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द एजेंट गेट फ्रॉम द ओनर्स इन रिटर्न फॉर सेलिंग द गुड्स, यानी कि एजेंट को मालिक की ओर से जो माल बेचने के प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट, लॉस, कमीशन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो एजेंट को वहां पे मिलता है कमीशन। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट नेम डू यू नो टू सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सेल, यानी कि एजेंट के पास बिक्री के लिए माल भेजना किस नाम से जानते हैं, लेंडर, कंसाइनर, कंसाइनर मैन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब माल बेचता है तो वो पर्सन कहलाता है, हम उसको प्रधान भी बोलते हैं, प्रेषक भी बोलते हैं और प्रेषक कर्ता भी, ये तीनों नाम ही हमारे कंसाइनर के होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑल अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है the details of sales and expenses of goods are sent by the agent to the owner, by what name do you know that details, यानी कि एजेंट द्वारा माल की बिक्री और ब्यौरे को मालिक के पास वो भेजता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, रॉ इनवॉइस, इनवॉइस, सेल्स स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको हम सेल डिटेल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इनवॉइस नहीं भेजता है, वो भेजता है सेल स्टेटमेंट, मतलब एक सिर्फ डिटेल्स मेंशन होती हैं उसमें कि मैंने इतना माल इतने रुपए में, आप मतलब जो भी कंडीशंस है या तो मालिक ने दी होगी तो वो उसके बेसिस पर बस बता देता है कि इस तरह से ये इस माल को बेचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्टीज आर मेनली इन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, 2, 3, 5 या 4। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 पार्टी मेन होती हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, 2 पार्टी होती हैं। नेक्स्ट है when 2 or more people make a temporary partnership to do a particular task it is called, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक टेम्पररी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, एजेंसी, जॉइंट वेंचर या फिर ऑल अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिए टेम्पररी की बात की जा रही है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप होती तब हमारा आंसर यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाता। जब यहाँ पे लिखा होता है व्हेन 2 और मोर पीपल मेक अ बिजनेस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तब वहाँ पे पार्टनरशिप आ सकता था। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी की बात की गई है, तो टेम्पररी जब भी आए तो आप वहाँ पे आंसर करिएगा जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह होता है बट इसमें क्या होता है, टेम्पररी होता है। जबकि पार्टनरशिप में कोई टेम्पररी और परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो वहाँ पे नहीं हमें पता कि हम ये बिजनेस कब तक चलाएंगे। ठीक है, कब तक ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन टेम्पररी हम उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी मेंशन है, यानी कि ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में मिनिमम नंबर कितने होते हैं ये बताने हैं, 2, 5, 7 या 8। तो मिनिमम जॉइंट वेंचर की बात की जाए तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 5, 7 जितने भी हो, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 2 होंगे मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्ट अप्लाइज टू जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट, गुड सेल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर नो एक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें जॉइंट वेंचर की, तो जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर आ गए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में कितने मैक्सिमम पर्सन या मेंबर्स होने चाहिए। ऑप्शंस हैं 10, 20, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड या फिर 50। तो राइट आंसर है सी, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड। जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम के लिए लिमिट है 2। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर अकाउंट इज। अब जॉइंट वेंचर जो है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जॉइंट वेंचर जो अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रेस डेज आर एडेड व्हेन टेकिंग द ड्यू डेट ऑफ बिल्स और प्रोमिसरी नोट, यानी कि बिल और बिलों की देय की तिथि निकालने के लिए अनुग्रह दिवस कितने जोड़े जाते हैं, 3, 2, 5 या 8। तो ये सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है आंसर।
जब हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग होगी वो होगी 3 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।